जय हिंद साथियों, मैं अजय कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों को बहुत दिनों से वीकली करंट अफेयर का इंतज़ार था, जो आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए थी। तो आज हम वीकली करंट अफेयर शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ध्यान सुनना। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया मैं गाता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ एक स्लोगन है। आप लोग जैसा देख पा रहे हैं, 25 दिसंबर 1924 को इनका क्या हुआ था जन्म, और 16 अगस्त 2018 को इनका देहांत हो गया था दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। अब इनका फ़ोटो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आज 19 मार्च है और 19 मार्च को 10वें प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली थी। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करेंगे आज की अपनी करंट अफेयर, जो कि वीकली होने वाली है। तो ध्यान से देखें, आजकल हमारे सक्सेस के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। सबसे पहले हमारा परिश्रम बहुत आवश्यक है, फिर उसके बाद हमारा मतलब टीचर की गाइडेंस मतलब प्रयास हमारा हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रभु की कृपा होगी, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उसमें लिखा हुआ आगामी परिणाम देने के लिए महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न नवंबर माह 2022 के। सबसे पहला आपके लिए आपके स्क्रीन पर रहा पॉइंट, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में लूला डी सिल्वा को चुना गया है। भारत में आयोजित अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। भारत में आयोजित अंडर 17 महिला फुटबॉल का खिताब किसने जीता है। तो स्पेन ने जीता है, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लव का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है। तो अंडर 17 जब महिला फुटबॉल खेला है ना, तो इसमें गोल्डन ग्लव अवार्ड भी दिया जाता है। तो वो अवार्ड किसे दिया गया है, सोफिया फुएंते। और ये सोफिया फुएंते कहाँ की हैं, स्पेन की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा की मदद कौन सी पहल शुरू की गई है। फीफा की तरह से कौन सी पहल को शुरू किया गया है, जिसमें हम भारत में खिलाड़ी जो अपने फुटबॉल के हैं उनको बढ़ावा दे सकें। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल शुरुआत की गई है। तो क्लियर हो गया होगा आपकी तरफ से कि फीफा की मदद, जो फीफा मदद करने वाला है ना भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, उस पहल का नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, शॉर्ट में सात्विक चिराग बोल देते हैं इनको, जोड़ी को। तो आप समझ रहे होंगे कि इनका ये फुल नेम है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, आप लोग ध्यान से सुनते रहना। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन। चिराग शेट्टी किससे संबंधित हैं, बैडमिंटन से। तो हम आपको वीडियो के अंदर बीच बीच में बताते रहेंगे किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे 2018 से अनुभव है किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पेपर हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर जो 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आपको अच्छे से पता होगा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उसी दिन से ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उनको याद करते हैं और मनाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, C295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। C295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसने ठेका इसका लिया है निर्माण के लिए, कितनी लागत है और ये क्या चीज़ है। तो ध्यान देंगे, C29 सैन्य विमान निर्माण की सुविधा का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। 22,000 करोड़ की लागत से ये बनेगा।
और टाटा एयरबस द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। पहली बार देश में निजी क्षेत्र द्वारा किसी विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी जा रही है। तो आप देखिए कि पहली बार निजी मतलब प्राइवेट प्राइवेट क्षेत्र में पहली बार देश के अंदर विमान निर्माण के लिए ये आधारशिला रखी गई। अब ये कौन ने रखी है? टाटा एयरबस ने रखी है। इसका निर्माण करेगी। 22,000 करोड़ की इसमें लागत आने वाली है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे 9, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास। कौन सा? समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है हर वर्ष। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इम्यूनेशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो इसका सही उत्तर है 2025। क्लियर? 2025 तक क्या हो जाएगा? ग्लोबल इमिनेशन अपने उच्च स्तर पर होगा। ग्लोबल इमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इसरो ने अपना पहला कमर्शियल मिशन आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने अपना पहला कमर्शियल मिशन, कौन सा मिशन? कमर्शियल मिशन किसने लॉन्च किया? इसरो ने। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक इसका लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन, तारिन को जीरो भी बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी में पॉइंट को देखेंगे पार्क के मामले में। फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क का हिस्सा होगा, मतलब इसमें फिश म्यूजियम होगी, एकीकृत बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी, और एक हिस्सा होगा जिसे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला एक्वा पार्क केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? स्वीकृत किया गया है। और इसमें किस योजना को बढ़ावा मिलेगा? तो भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बार हमारे ही परीक्षा में पूछी जा चुकी है। PMMSY का फुल फॉर्म क्या है? तो PMMSY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट फॉर्म को भी एग्जाम में पूछता है, आपको अच्छे से पता होगा शायद। अगर नहीं पता तो ध्यान रखिए, और शॉर्ट फॉर्म को पूछ लेता है और आपको उसमें बड़े बड़े विकल्प रहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो बढ़ावा देने के लिए मुख्य उद्देश्य है। तो क्लियर, पहला एक्वा पार्क भारत का अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में ये फिश म्यूजियम को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय की ये पहल है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित होगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले हाइपर स्किल डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले हाइपर स्किल डेटा सेंटर योटा योटा D1 का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने योटा योटा D1 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? ग्रेटर नोएडा में। कितने का खर्चा आने वाला है? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। भारत का कौन सा पहला डेटा सेंटर होगा, ध्यान रखना, जो कि उत्तर भारत का है। क्लियर? मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने योटा योटा D1 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कौन से जिले में आता है? गौतम बुद्ध नगर में। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, टाटा स्टील कंपनी के पूर्व MD थे। टाटा स्टील कंपनी के पूर्व MD जमशेद जी ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। आपको ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इनको ही स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। जमशेद जी ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा गया, ध्यान रखना। 31 अक्टूबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से हैं। तो आपको टिक करना पड़ेगा एक ऑप्शन।
दूसरी तरह से कैसे पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना। जमशेदजी ईरानी का निधन हाल ही में अक्टूबर 2022 में हो गया है। इनको किस उपनाम से जाना जाता था? तो आप आराम से लगा देंगे, स्टीलमैन ऑफ इंडिया। जमशेदजी ईरानी, स्टीलमैन ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम, कौन सा धाम? मानगढ़ धाम, राष्ट्रीय स्मारक उसको घोषित कर दिया। मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक हिल स्टेशन है। तो आपको ध्यान रखना है, मानगढ़ जो बांसवाड़ा जिले में है वो कैसा स्टेशन है? एक पहाड़ी स्टेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आराम से जिली कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट, 7वें भारत जल सप्ताह की थीम। 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास मतलब कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी, वाटर सेविंग, वाटर की सेविंग करना, सुरक्षा करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया। 7वें जल सप्ताह का, 7वें जल सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया है, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में। क्लियर। इसकी थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट 17वां, रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल, रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वट्टू शेरिंग को साउथ ब्लॉक में गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है। साउथ ब्लॉक में इनको एक अवार्ड दिया गया है, जहां पर आपको दिख रहा है वट्टू शेरिंग को। कहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं? भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गिरधर अरमाने ने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो भारत के रक्षा सचिव कौन बन गए हैं? गिरधर अरमाने। तो वर्तमान में रक्षा सचिव में पदभार ग्रहण किया है गिरधर अरमाने ने। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनना। कहेगा नवंबर 2022 के अनुसार भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो आपको यहाँ पर गिरधर अरमानी लगाएगा। क्लियर। अगला पॉइंट, अमृतलाल मीणा ने कोयला मंत्रालय में सचिव पद ग्रहण किया है। ठीक है, अमृतलाल मीणा ने कोयला मंत्रालय में सचिव पद का पदभार ग्रहण किया है। क्लियर हो गया होगा। अमृतलाल मीणा जी ने किसमें? कोयला मंत्रालय में। क्या, कौन सा पद? सचिव पद। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान की प्रमुख, भारतीय नौ मतलब जो सेना है ना, आर्मी, भारतीय सेना आर्मी ने दक्षिणी कमान के प्रमुख रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, लो आपके सर का ही नाम आ गया, अजय कुमार सिंह ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कहाँ? दक्षिणी कमान में। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है। ट्विटर ने क्या किया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाई अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है। अगर आप वेरीफाई करवाएंगे अकाउंट को तो हम शुल्क लेंगे, ये ट्विटर का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट, पुनीत राजकुमार को प्रतिष्ठित कर्नाटक रत्न पुरस्कार राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा प्रदान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, 100% छपेगा ये। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बसवराज बोम्मई द्वारा, है ना, बसवराज बोम्मई द्वारा पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न पुरस्कार। आपसे पूछा जाए कर्नाटक का सबसे बड़ा या नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप उत्तर लगाएंगे कर्नाटक रत्न पुरस्कार। आपसे प्रश्न ऊपर कैसे पूछेगा इसी में कि हाल ही में नवंबर माह के फर्स्ट वीक में बसवराज बोम्मई जी ने किस व्यक्ति को कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पुनीत राजकुमार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उड़ीसा राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। मतलब उड़ीसा सरकार चाहती है कि बच्चों को कुछ हो ना, बढ़िया से उनकी सुरक्षा रहे, इसलिए उनके लिए थाने की व्यवस्था की है, पुलिस थानों की। अगला पॉइंट, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत
फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडवर्ड एम कैनेडी को बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत, जो बेचारे मर जाते हैं ना उसके बाद है ना, मरने के उपरांत, मरणोपरांत हो जाएगा, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रीडम ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान दिया गया है। अगला पॉइंट, कौन सा शहर इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? इंडिया कैम 2022 की सम्मेलन की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे नई दिल्ली। मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में इंडिया कैम 2022 का उद्घाटन किया और इसका जो विषय है या थीम है वो क्या है? विजन 2023 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया। तो आपको ध्यान से फिर से सुनना है। इंडिया कैम 2022 का सम्मेलन नई दिल्ली में मनसुख मांडविया कौन है? ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखना। मन से सुख रहें और बढ़िया से माइंड रहे मनसुख मांडविया तो स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। तो क्लियर हो गया होगा। नई दिल्ली में उद्घाटन करते हैं इंडिया कैम 2022 का। विजन क्या था इसका, मतलब थीम विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया। इसी में आगे देखेंगे, यूएसए ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की। अमेरिका ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की, क्योंकि आपको पता ही है यूक्रेन और रूस का भी जो युद्ध चल रहा है उसी के बीच में थोड़ा अमेरिका भी दाखिले डालेगा। तो वो पॉइंट एक आपके सामने आया। अमेरिका ने यूक्रेन में डोमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, 100% एग्जाम में छपेगा। नवंबर 2022 में आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव ने टॉप रैंक प्राप्त की, मतलब फर्स्ट रैंक जो मिली है ना T20 वर्ल्ड कप रैंकिंग में आईसीसी के द्वारा जारी की रिपोर्ट में, वो सूर्य कुमार यादव सबसे आगे है। जबकि विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप 2022 में रन बनाए हैं, ध्यान रखना आप। और सूर्य कुमार यादव ने भी रन बनाए थे, लेकिन इतने रन नहीं बनाए कि विराट कोहली से ज़्यादा हो, बनाए थे, लेकिन इनको इतना फ़ायदा मिला कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की रैंकिंग जो जारी होती है उसमें इनको प्रथम स्थान प्राप्त हो गया। अगला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन किस शहर में किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन किस शहर में किया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, है ना, श्रीनगर में किया है। और श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी जम्मू कश्मीर की कौन सी है? श्रीनगर है। तो श्रीनगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या कर रही है? भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन कर रही है। एलन मस्क ने ट्विटर ब्लू टिक अकाउंट के लिए प्रति माह कितने डॉलर चार्ज की घोषणा की है? तो $8, मतलब हर महीने $8 लेंगे। कौन? एलन मस्क। क्यों लेंगे? ट्विटर ब्लू टिक अकाउंट के लिए लेंगे जी। देख लीजिए, अब चार्ज लगाने लगे। फ़ायदा तो वैसे ही होता है इनको, और ऊपर से चार्ज ठोक रहे हैं। कमाई है इन लोगों की, मतलब अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। किसी को ट्विटर चलाना ब्लू टिक वाला, तो भैया $8 आप हर महीने पे करो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रख्यात शिक्षाविद और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता इलावेन भट्ट का हाल ही में निधन हो गया है। वह सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन की संस्थापक थी। तो ध्यान रखना, हाल ही में बहुत ही प्रख्यात सामाजिक गांधीवाद इलावेन भट्ट का निधन हो गया है। वो किसकी संस्थापक थी? तो सेवा की संस्थापक थी। सेवा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इलावेन भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में। और ये किस संस्था की संस्थापक रह चुकी हैं? तो ये सेवा की, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन की। इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं ये भी आपसे पक्का पूछेगा परीक्षा में, तो ध्यान से सुने फिर से। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। परीक्षा में आए हुए प्रश्न के बारे में थोड़ा बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। किस पैरा मिलिट्री फोर्स में
पहली बार 2 महिला अधिकारियों को सीआरपीएफ ने महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। तो किस मिलिट्री ने किया है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सीआरपीएफ। क्लियर? तो सीआरपीएफ मिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिलाओं को आधिकारिक रूप में महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया है। 1986 में महिलाओं को पहली बार इसमें शामिल किया था, लेकिन यहाँ पर अब बात की जाए कि अधिकारियों के रूप में, है ना, 2 महिलाओं को अधिकारियों के रूप में। कौन सी 2 महिलाएं हैं? सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम। सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम, इन दोनों को महिला अधिकारी के रूप में पहला मिलिट्री फोर्स में अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ के महानिदेशक पद पर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 1986 में पहली बार इसमें शामिल किया गया था। जैसा कि आप लोगों को अगर पता ना हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि मैं डेली करंट अफेयर आपके अपनी यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं। जैसे कि आपको थंबनेल दिख रहा है, और सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, कुछ भी नहीं आपको यहाँ पर स्किप करना है, बहुत ध्यान से आपको वीडियो को आगे तक देखना है। एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि मैं डेली करंट अफेयर में अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें रखता हूँ विथ स्टैटिक और क्विज के साथ। आप स्टैटिक पढ़ेंगे, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है करंट का, उसी संबंधित क्या परीक्षा में और चीज़ें बन सकती हैं जो कि आज तक के अनुभव में बनी हुई हैं, और फिर जो पढ़ा आपने उसी के हम एमसीक्यू लगाते हैं, जिसे क्यूज कहा जाता है। क्लियर? हम सारे के सारे क्यूज लगाते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लो यार, और साथ ही साथ आप शेयर कर दो अपने भाइयों को, बंधुओं को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बनता है ना, जल्दी से दबा दो बटन सब्सक्राइब कर ऐड। ठीक है भाइयों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो किस कंपनी ने? टाटा स्टील कंपनी ने। कहाँ की है टाटा जो कंपनी? टाटा स्टील। तो टाटा स्टील कंपनी भारत में है, और वो कहाँ पर है? झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेद टाटा कितने फेमस है तो आप लगा ही देंगे दिमाग से हाल ही। तो भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन, क्योंकि स्टील प्लांट उनका ये सबसे बड़ा पूरे भारत में, आपको पता ही है, आपको अच्छे से जानकारी है इस मामले में, तो क्लियर हो गया होगा। टीपी राजीवन, जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया, वे मलयालम अंग्रेजी के जाने माने कवि थे, और साथ ही साथ लेखक और उपन्यासकार भी थे। तो टीपी राजीवन, ध्यान रखना, मलयालम अंग्रेजी के जाने माने कवि, पटकथा लेखक और उपन्यासकार भी थे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है हर वर्ष? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म रक्षा अभ्यास आयोजित किया जाता है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैग्टियन लॉन्च किया है? लैब मॉड्यूल मैग्टियन किस देश ने किया है? तो चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैग्टियन लॉन्च किया है। आगे, फिजी देश की राजधानी सुबा में, फिजी एक देश है, उसकी राजधानी सुबा में भारतीय उच्चायोग ने 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक कृत्रिम अंगों को फिट करने के लिए, आर्टिफिशियल पार्ट को फिट करने के लिए किस कैंप का आयोजन किया है? तो जयपुर फुट कैंप का आयोजन किया है। क्लियर? तो फिजी देश की राजधानी याद रखना, बिल्कुल छपेगी, सुबा। फिजी देश की राजधानी सुबा में भारतीय उच्चायोग ने 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक, समझ रहे ना, पूरा नवंबर का महीना और आधे से ज़्यादा थोड़ा सा दिसंबर का महीना तक कृत्रिम अंगों को फिट करने के लिए जयपुर फुट कैंप का आयोजन किया है। आई होप आपको हमारी वीडियो बढ़िया लग रही होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में शेयर करें, मित्रों में शेयर करें, और लाइक भी कर दें फटाक से। 3 दिवसीय कोरियाई फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? 3 दिवसीय कोरियाई फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बांग्लादेश का शहर ढाका। भारत ने किस देश से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत ने इंडोनेशिया देश से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की है। नेक्स्ट, किसने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल के अंदर, मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन ओपनिंग की है। नेक्स्ट पॉइंट,
इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ध्यान रखना। और ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है इजराइल के प्रधानमंत्री की। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड पार्टी के हैं। लिकुड पार्टी के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में चुनाव जीते हैं, इनको प्रधानमंत्री चुना गया है और इनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, इजराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूसलम। और इजराइल के हाल ही में कौन प्रधानमंत्री बन गए, बेंजामिन नेतन्याहू। और किस पार्टी के, लिकुड पार्टी के ये प्रधानमंत्री जी बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति जी कौन है अभी वर्तमान में, जगदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया है, दिलादूगढ़ चंडीगढ़ में। वहीं पर क्या कर रहे हैं, कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। अगला, अब लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाइयों, जल्दी से ठोक दो, आगे क्यों। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा तट से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस VMD इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह टेस्ट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, पहले उसको सुन लो। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है, तो उत्तर लगा देंगे उड़ीसा। तो DRDO ने उड़ीसा के तट से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है पहला, और ये सफल किया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारतीय स्क्वैश टीम ने पहली बार एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो आप बताइए, ऐसी खबरें नहीं आएंगी, आप ही बताओ। 100% छपने वाला सवाल है। जब भारत ऐसे कीर्तिमान रचेगा, जाहिर सी बात है छपेगा ही छपेगा। तो भारतीय स्क्वैश टीम ने पहली बार एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया में हुआ है। क्लियर। साउथ कोरिया की राजधानी आप लोग कमेंट में जरूर छापेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा स्क्वैश से संबंधित हैं। सौरभ घोषाल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने फाइनल में कुवैत को 2-0 से हराया। और इसके अलावा आपसे परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। रमेश टंडन किस खेल से संबंधित, स्क्वैश से। सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित, स्क्वैश से। अभय सिंह किस खेल से संबंधित हैं, स्क्वैश से। अरे भाइयों, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पहली बार जीता है भारत ने। तो इन खिलाड़ियों के नाम नहीं आएंगे टीम में से, बिल्कुल आएंगे। आप भी ध्यान से सुने, रमेश टंडन, सौरभ घोषाल, अभय सिंह, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। आगे बढ़ें। स्पेनिश लीजेंड जेरार्ड पिक ने बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच, ये ला लीगा फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, ध्यान रखना, खेल से संबंधित ट्रॉफी है। तो स्पेनिश लीजेंड जेरार्ड पिक ने बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ध्यान रखना, जेरार्ड पिक ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। बार्सिलोना स्पेन का एक शहर है। बार्सिलोना जो ऊपर शब्द आया था, बार्सिलोना क्या है, एक स्पेन का शहर है, दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला। स्पेन की राजधानी तो आपको पता ही होगी, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में छाप दो, मैड्रिड। स्पेनिश लीजेंड जेरार्ड पिक ने बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके मेरी बात सुनो। जेरार्ड पिक ने जो अभी घोषणा की है ना संन्यास की, तो ये किस खेल से संबंधित हैं, तो जेरार्ड पिक फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारतीय फर्म की कंपनी है। अच्छा, मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्या है, भारतीय फर्म की एक कंपनी है, जो मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। क्या करेगी, मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। कौन करेगी, मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जो भारत की एक फर्म कंपनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का जो निर्माण करने वाली है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में क्लाउड नेटवर्क अवार्ड जीता है। किसने, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में जो आयोजित हुई 24वें नंबर की विश्व संचार पुरस्कार, संचार के मामले में हर घर में जियो की सिम आपको मिलेगी, जियो का नेटवर्क पूरे भारत में। तो संचार, कम्युनिकेशन,
तो आप समझ रहे हैं क्लाउड नेटर अवार्ड फिर तो जियो को ही मिलना है। क्लियर, अंबानी साहब समझ जाओ। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज, जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज चीन का दौरा करेंगे। गरीबी से जूझ रहे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए बढ़िया पॉइंट मैंने लिखा है, ध्यान रखना। गरीब सवर्णों के लिए, सवर्ण मतलब जो जनरल होते हैं, गरीब सवर्णों के लिए 10% आर्थिक जो छूट मिलनी चाहिए थी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्टर के जो लोग हैं कोटा के 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो आया था आर्टिकल 15-16 में संशोधन करके पेश किया गया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में जो हुआ था वो निम्नलिखित में से कितना आरक्षण देता है? तो 10%। किसके लिए है? गरीब सवर्णों के लिए। किन आर्टिकल में सुधार किया गया है? आर्टिकल 15 और 16 में। नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रमा की डार्क साइड का पता लगाने के लिए, मतलब काली काली साइड का पता कराने के लिए मून के शैडो रीजन यानी मून के साउथ पोल के पास, चंद्रमा के साउथ मतलब दक्षिण भाग ध्रुव के पास अपना रोवर जापानी रोबोट की मदद से मून ऑर्बिट में भेजा जाएगा। मतलब भारत पता कर रहा है कि काली काली ये छांव क्यों है, तो उसको पता करेगा कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव में। किसके? चंद्रमा के। किसके साथ मिलकर? जापानी रोबोट की मदद लेके। क्लियर। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जापान स्पेस एजेंसी मतलब जाक्सा जो है इसका आप बताइए फुल फॉर्म क्या है? तो जापानी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा, जाक्सा का पूर्ण रूप जो है जापानी एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। J फॉर जापान, A फॉर एरोस्पेस, X फॉर एक्सप्लोरेशन, A फॉर एजेंसी से संपर्क चल रहा है कि ऐसा हम कीर्तिमान रच सकें। आगे की ओर बढ़ेंगे। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी नामक एक पहल के साथ डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। तो अभी मैंने पहले बताया इसी क्लास में, इंडियन या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जो कि बताए थे ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वित्तीय साक्षरता को मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं के लिए निवेशक दीदी, आइए दीदी निवेश करो, तो उन निवेशक दीदी नामक एक पहल शुरू की है। कहाँ पर की है? डल झील में। कुछ नहीं मिला इन्हें, झील मिल गई, वो तैरती हुई। तो एक नया और क्वेश्चन बन गया, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर डल झील में। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लाइमेट चेंज पर UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने पार्टीज का 27वां कॉन्फ्रेंस मिस्र में 6 नवंबर से 18 नवंबर तक मिस्र की कोस्टल सिटी शर्म अल शेख में आयोजित किया जाएगा। तो आप ध्यान रखना ध्यान से, COP मतलब COP27 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर होगा? मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र की सिटी शर्म अल शेख में आयोजित होगा। ध्यान रखना, मिस्र की कोस्टल सिटी शर्म अल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 27वें नंबर का है इसलिए COP27 इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला मतदाता कौन था जो कि इसका हाल ही में निधन हो गया? जब भारत स्वतंत्र हुआ था सबसे पहले किसने वोट डाला था? श्याम शरण नेगी। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ था ना, तो जब चुनाव हुए होंगे तो उस समय सबसे पहले किसने वोट डाला था? श्याम शरण नेगी ने। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। अगला पॉइंट 100% छपेगा। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो कॉलिन डिक्शनरी ने परमाकाइसिस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए अक्टूबर मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। विमेंस में पाकिस्तान की ऑलराउंडर महिला निदा डार ने जीता है। नल्ला पाकिस्तान देखो वो भी तरक्की कर रहा है, तो हम भी पढ़ के तरक्की करेंगे। हम बढ़िया से पढ़ के अपने पेपर को फाइट करके जॉब प्राप्त करेंगे, जिससे कि आप सरकारी दामाद बन सकें
और एटीएम बढ़िया से हो सरकारी वाला। नेक्स्ट पॉइंट, स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन किसने? स्विट्जरलैंड ने क्या किया? चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह देश के स्विस आल्प्स में 100 कोचों के साथ चलाई गई है। अरे भाई साहब, ऐसी व्यवस्था तो भारत में होनी चाहिए कि 100 डिब्बे हों उसमें, है ना। स्विट्जरलैंड में तो देखो इतनी जनता भी नहीं है और वहाँ पर चला रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाई है जिसमें 100 डिब्बे थे। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में जगह है स्विस आल्प्स में, तो वहाँ पर चलाई है। नेक्स्ट पॉइंट, WWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता है? 101% छपेगा। प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं? तो पैरा बैडमिंटन। आया हुआ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन जी विश्व चैंपियनशिप का एकल खिताब जीत चुके हैं। अगला, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022। अच्छा, विश्व में घूमेंगे मार्केट के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन लंदन में किया जा रहा है, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पर थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 की जो थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ है। क्लियर? और कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? लंदन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अच्छा नर्सिंग पेशेवरों के वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवार्ड की शुरुआत 1973 में हुई थी। द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया? ध्यान समझें। नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए हैं, उनको प्रदान किए। तो नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला पॉइंट, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अभी बताया था ना मैंने, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ये पीछा ना छोड़ेगा, इसलिए अच्छे से कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? इतना महत्वपूर्ण है, 101% अपने वाला है। स्थापना 1999 में G20 की हुई थी। अब इसकी थीम नीचे दी गई है, वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंट के लिए क्या थीम है? वसुधैव कुटुंबकम या फिर क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और जी वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 की स्थापना 1999 में। G20 इवेंट का लोगो, इसका लोगो भारत के झंडे से प्रेरित होगा। समझ रहे हो? G20 का जो लोगो बनाने जा रहे हैं ना, भारत के झंडे से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, शान बढ़ेगी। नेशनल फ्लावर मतलब कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ दिखाया जाएगा, मतलब पृथ्वी जो ग्रह है ना उसके साथ दिखाएंगे कमल को। कमल की 7 पंखुड़ियों का भी अलग अलग महत्व होगा, जो कि 7 महाद्वीपों और 7 स्वरों को वो व्यक्त करेगा। जो हमारे संगीत के 7 स्वर होते हैं ना उसको व्यक्त करेगा, और पूरे वर्ल्ड में जो 7 महाद्वीप हैं उनको भी वो महत्व देगा। कौन? कमल की 7 पंखुड़ियाँ। कितनी अच्छी तरह से लोगों की तैयारी की गई है, भारत के झंडे को प्रेरित करेगा। नेशनल फ्लावर कमल जो है पृथ्वी के साथ दिखाएंगे, और इसमें 7 पंखुड़ियाँ होंगी और 7 संगीत के उसमें संख्या होगी। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की गई है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु। जलवायु कौन करेगा? विश्व मौसम विज्ञान। जलवायु के बारे में कैसी जलवायु है, मौसम है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट जारी करता है। नेक्स्ट, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। MTSI का फुल फॉर्म है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण। अंग्रेजी में दोबारा रिपीट करता हूँ, MTSI का फुल फॉर्म मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं के फील्ड वीडियो के साथ MTSI का पूरा किया है काम। तो गृह मंत्रालय 576 भाषाओं को फील्ड वीडियो के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण में। क्लियर हुआ?
आगे बढ़ेंगे। भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी और यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आपको रट्टा मार के रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ऋतुराज अवस्थी को, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, अच्छा याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में मंत्री कौन है, केंद्रीय कानून मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू। ऋतुराज अवस्थी को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया है। ऋतुराज अवस्थी भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। किनके द्वारा बताया गया है, तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इनको अपॉइंट कर दिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, मतलब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्र में आप देखेंगे कैंसर जो हो रहे हैं अधिकतर धूम्रपान, तंबाकू, बीड़ी, ये सारी चीज़ों से हो रहे हैं, लेकिन तभी भी आदमी नहीं सुधर रहा है, बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कितनी गंदी तस्वीर बनी रहती है गुटखा के कागज़ पे और बीड़ी वगैरह जिस सामान आता है ना इन सभी के, उनको देख के ऐसा लगता है कि रोटी खा भी ना 3-4 दिन, और ये गधे सबकी सब क्या करते रहते हैं, पीते रहते हैं, है ना, कितने शौक से। इन्हें असर नहीं पड़ना, चाहे तुम कैंसर जागरूकता दिवस मनाओ चाहे कुछ मनाओ, प्रॉफिट तो सरकार का ही होना है और लॉस जनता का होना है। तो सब रणनीतियाँ होती हैं। आगे बढ़ेंगे, आप दिल पे ना लेना ज़्यादा। स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर के बीच भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। इसका नाम होगा विक्रम एस रॉकेट। यह पूरी तरह से निजी कंपनी द्वारा निर्मित एवं संचालित पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि पहला निजी कंपनी द्वारा निर्मित संचालन अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान कौन सा है? विक्रम एस रॉकेट। जिस क्वेश्चन 100% छपेगा, किस अनुसंधान संगठन द्वारा? स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से। कब? 12-16 के बीच में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, भारत इंडोनेशिया से G20 प्रेसिडेंसी हासिल करेगा, ये तो आपको बता ही दिया था। अगला, भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच एक्सरसाइज मालाबार 2022 का शुभारंभ हुआ। कहाँ पर? तो योकोसुका, जापान के योकोसुका में भारत जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास शुरू हुआ, मालाबार 2022। आगे बढ़ेंगे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है अन्नामलाई या अनामलाई एक ही बात है, ये तमिलनाडु के एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम में शुरू किया गया। क्लियर? तमिलनाडु का अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया। नवंबर 2022 में असम राज्य ने राज्य पुलिसकर्मी के प्रशिक्षण पे के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो असम राज्य ने क्या किया है? राज्य पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए मतलब पढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अगला, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र के में दिया जाता है? तो आपको पता है कि नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है, अभी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? अरुणा मिलर जो हैं वो मैरीलैंड अमेरिकी राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर कितनी अच्छी बात है कि भारत के अमेरिका जा जाके इतने बड़े बड़े पद संभालते हैं। ऋषि सुनक को आप जानते होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो मतलब कितनी गर्व की बात है कि भारत से जा जाके विदेशों में अपना कीर्तिमान रच रहे हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है जो 20वें नंबर पर रही है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। 100 एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 10 में रिलायंस इंडस्ट्री रही है जो कि 20वें नंबर पर। इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 राष्ट्रीय
मत्स्यिकी विकास बोर्ड को प्रदान किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को प्रदान किया गया। क्लियर हो पा रहा आप सभी को? तो आगे बढ़े। भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया। नेक्स्ट, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरे अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की है। दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक, तो आपको पता है वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्हीं ने ही इसकी अध्यक्षता की है। आराम से आप कर लेंगे। अगला पॉइंट, भारत तीसरी बार 2023 में विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की नई दिल्ली में मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पर महिला विश्व मुक्केबाजी की कौन चैंपियनशिप होगी नई दिल्ली में। अनुराग ठाकुर इसका आयोजन करेंगे, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि वो खेल मंत्री हैं इसलिए। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हेमंत कलिता हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हेमंत कलिता हैं। आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का एक्टिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? बीबीएस लक्ष्मण जी को। तो ये भी क्वेश्चन आपका फंसेगा 100%। नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड जब भारत आएगी तो भारतीय क्रिकेट टीम का एक्टिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो बीबीएस लक्ष्मण जी भी एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को किस राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को कर्नाटक राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दक्षिण भारत की पहली और भारत की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस यह ट्रेन है। ध्यान रखना आप लोग, दक्षिण भारत की पहली है भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन और पूरे भारत की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर चलने वाली चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। ऐसे याद रखना, जो कि भारत की पहली होगी वंदे भारत। इसका नाम है भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन। कर्नाटक से शुरुआत क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से चलेगी चेन्नई से मैसूरू के बीच। ठीक है, मैसूरू के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने किस राज्य में 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है? मध्य प्रदेश सरकार किस शहर में? तो मुरैना शहर में 3 दिन के लिए कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पहले नेशनल रिपोजिटरी का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर का पहला नेशनल रिपोजिटरी का उद्घाटन किया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारतीय सेनाओं ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए, जो वीर नारियाँ होंगी ना उनका कल्याण करना है, बिल्कुल सही बात है, और शिकायत निवारण के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सुविधा की है? वीरांगना है हमारी नारियां, उनके लिए वीरांगना सेवा केंद्र भारतीय सेना ने शुरू किया है। आई होप मुझे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है। अभी आपने पीछे पढ़ा है, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है। नेक्स्ट, किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु के कृष्णागिरी और धर्मपुरी में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है। कृष्णागिरी धर्मपुरी तमिलनाडु के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र है। अगला, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित किया जा रहा है।
झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। 77 मतलब 77 समझ रहे हो ना, 77% गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की यहाँ पर विधेयक लेके आए हैं। आरक्षण मतलब झारखंड राज्य लेके आया है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 मेंस मतलब पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो लंका करेगा। लंका में हम ढाके आएंगे, उसका बजा के आएंगे डंका। तो लंका में भारत बजाएगा डंका 2024 के T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 पुरुष वाले में। 2026 में कहाँ पर बजाएगा भारत? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया 2026 में अंडर 19 मेंस T20 2024 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 10 नवंबर 2022 को उड़ीसा ने राज्य भर में बाजरे की खेती और उसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए बाजरा दिवस मनाया। लो भाई साहब, इसकी और कसर रह गई थी, मनाओ और बढ़ाओ जी के क्वेश्चन। 10 नवंबर 2022 को उड़ीसा सरकार ने बाजरे की खेती बढ़ावा देने के लिए बाजरा दिवस मिलेट डे बना दिया। कितना ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहें, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। नेक्स्ट, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर। नताशा पिर्क मुसर स्लोवानिया की महिला पहली राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर। स्लोवानिया की राजधानी जुब्लजाना। स्लोवेनिया की राजधानी जुब्लजाना। क्लियर? उसकी पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर बनी है, राजधानी जुब्लजाना। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए खबर लाया हूँ, ये ध्यान रखना। अब बहुत ध्यान सुनो आप लोग। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो आपका उत्तर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान बच्चा को 5 विकेट से हरा दिया। हम तो पहुंच ही नहीं पाए थे, हम क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि हम इतना बढ़िया खेलते हैं, इसलिए नहीं पहुंच पाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया फाइनल मैच में। और आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच खेला गया वो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। क्यों? क्योंकि होस्ट कंट्री आयोजित देश जो था वो ऑस्ट्रेलिया था T20 वर्ल्ड कप 2022 का। तो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लिखा हुआ है फाइनल MCG, मतलब फाइनल मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। 2019 में इंग्लैंड ने विश्व कप जीता। 2019 में भी मतलब इंग्लैंड ने विश्व कप जीता था 50-50 ओवर का चीटिंग करके। ऐसे नियम बना दिए कि जिसके ज़्यादा चौके छक्के होंगे टीम के वो वही जीत जाएगी, मतलब कुछ भी। चलो खैर, वैसे न्यूजीलैंड के साथ हुआ था फाइनल में 2019 में, तो वहाँ पर न्यूजीलैंड को लूज़र घोषित किया गया था और विनर इंग्लैंड को। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विकेट आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप 2022 में किसने लिए हैं? तो श्रीलंका का गेंदबाज है बी हर्षरंगा। ठीक है, बी हर्षरंगा 15 विकेट इन्होंने लिए हैं, आपको इधर दिख रहा होगा। सर्वाधिक विकेट वी हर्षरंगा, श्रीलंका के गेंदबाज 15 विकेट लिए। दूसरी बार इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच व प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस व्यक्ति को चुना गया? तो इंग्लैंड का ही खिलाड़ी है सैम करन। सैम करन जो है तेज़ गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ध्यान रखना। लेकिन हमारे भारत के खिलाड़ी विराट कोहली रन मशीन के जाने जाते हैं। रन मशीन से जाने वाले, मतलब रन मशीन के रूप में जाने जाने वाले हमारे भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए 296, 296 रन बनाए। आगे, भारत T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता है, जो कि पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया था। आगे बढ़िए। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेन का निर्माण करेगी? तो कौन सी कंपनी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में कोचिन शिपयार्ड ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेन का निर्माण करेगी। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। श्लोक मुखर्जी ने
इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेंट जीता। कॉन्टेस्ट मतलब श्लोक मुखर्जी ने इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेंट जीता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने सभी 4 टीम स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही है। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने सभी 4 टीमों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है, बहुत गर्व की बात है। और इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। 17वां G20 लीडर्स सम्मेलन जो समिट है वो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होगा नवंबर 2022 में। तो 17वां G20 लीडर्स समिट इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होगा नवंबर 2022 में। इसकी थीम क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो 17वां G20 लीडर समिट इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहा है, जो कि नवंबर 2022 में। इसकी थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्लियर? आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। जब हम 19 मार्च को पढ़ रहे हैं तो 19 मार्च के बारे में थोड़ा जानना बनता है। तो आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू अजय सर क्लासेस जी के। तो हमारे सामने उपस्थित हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने 19 मार्च 1998 को दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। और ये कब तक रहे थे? 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री जी रहे थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस पर ही हम हर वर्ष क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, मतलब सुशासन दिवस मनाते हैं, जो हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाइयों, आपको ये समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। इनके कार्यकाल के समय क्या क्या घटनाएं घटी। तो देखिए क्या क्या घटनाएं घटी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में देखेंगे। जब 13 दिन के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो कब बने? देखिए साइड में। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जी लिखा हुआ है 16 मई 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 13 दिन बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं थी। 16 मई 1996 को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे और 13 दिन बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब साइड से देखेंगे दूसरा पॉइंट। 19 मार्च 1998 को, जो कि आज की तिथि है, 19 मार्च 1998 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार 13 महीने बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, मतलब उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर से उनकी सरकार गई बेचारे की। लेकिन जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो आपके सामने हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं 10 अक्टूबर 1999 को। मतलब अलग ही उस समय का माहौल था। 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। तो उनका कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव कराए और फिर वो हार गए। कोई बात नहीं, लेकिन अटल जी के प्रधानमंत्री रहते भारत ने बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल युद्ध हुआ था 26 जुलाई 1999 को। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के साथ हमारा कारगिल युद्ध हुआ था। उसमें भारत की जीत हुई थी। पाकिस्तान कह रहा था कि हम भारत पर हमला करेंगे। फिर क्या? जी बात कैसे पता चली वाजपेयी जी को? अमेरिका से फ़ोन आया था। अमेरिका से फ़ोन आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास कि पाकिस्तान कह रहा है हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, परमाणु हमला कर रहे हैं तो बिल्कुल करो, हम अपने भारत का 25% हिस्सा गंवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रहे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कल अपना सूर्योदय नहीं देख पाएगा। पाकिस्तान बौखला गया क्योंकि किससे पंगा ले लिया, तो पाकिस्तान डर गया था। फिर इसमें पोखरण आप देखेंगे दूसरा पॉइंट, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण भी इन्हीं के समय हुए थे। तो अटल सरकार ने क्या किया था,
11 मई 1998 को और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया था। आपने परमाणु मूवी देखी होगी जो हमने इब्राहिम की, उसमें पूरा विस्तार में दिया गया, आप देखेंगे बढ़िया आनंद आएगा, बहुत बेस्ट मूवी है, इसी के ऊपर बनी हुई है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम और बता दें आपको। इनको पहला क्या मिला है, सम्मान मिला है, किस रूप में, ध्यान से सुनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार, जो कि नागरिकता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति, उसी समय रहे जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन का मतलब प्रणब मुखर्जी ने, 27 मार्च 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया था। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान सुनना आप। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति जी स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके जोड़ लें, और साथ ही साथ एक बेल आइकन होगा बगल में, सब्सक्राइब की घंटी दिख रही होगी, उसी पर आप क्लिक करें ऑल पर, जिससे भी हम कभी भी वीडियो डालें आपको तो आपको वो दिखे। तो आशा करूँगा कि ऐसे ही बढ़िया से करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे की आप ज़रूर लें, जिससे कि आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और साथ ही साथ आप बहुत अपना विकास करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट।